आज की इस विशेष गहन चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन कुछ ऐसा है जो किसी रहस्यमयी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। बिल्कुल सच है। और ये सफर इतिहास की उन परतों को खोलने वाला है जिनके बारे में हम आमतौर पर बात नहीं करते। सही कहा। आज हम झारखंड के घने जंगलों और ऊंचे पठारों में दबे उन प्रागैतिहासिक रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो हमारी इतिहास की समझ को पूरी तरह से पलट सकते हैं। ये एक ऐसा अद्भुत सफर है जो आदि मानव के बनाए पत्थर के साधारण औजारों से शुरू होकर दुनिया की सबसे बेहतरीन धातुकर्म यानी मेटोलॉजी तकनीक तक जाता है। और एक बात मैं यहाँ शुरुआत में ही जोड़ना चाहूंगा, आज की चर्चा के लिए हमारे जो भी स्रोत हैं वे पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित हैं, क्योंकि इस कालखंड का कोई लिखित इतिहास मौजूद ही नहीं है। हाँ, मतलब हम सिर्फ पत्थरों, गुफाओं की दीवारों और हजारों साल पुरानी खदानों से मिली गवाहियों के आधार पर अतीत की परतें खोलने वाले हैं। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। क्या कोई ये सोच सकता है कि झारखंड के जंगलों में रहने वाली प्राचीन जनजातियों द्वारा तैयार किया गया लोहा हजारों किलोमीटर दूर मेसोपोटामिया तक जाता था? और उसी लोहे से दमिश्क की वो विश्व प्रसिद्ध तलवारें बनती थी जिनसे पूरी दुनिया के योद्धा खौफ खाते थे। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी चर्चा केवल पुराने पत्थरों या खुदाई में मिले बर्तनों के बारे में नहीं है। तो फिर ये मुख्य रूप से किस बारे में है? ये इस बात को गहराई से समझने के बारे में है कि कैसे असुर, बर्जिया और बिरहोर जैसी जनजातियों ने उस प्राचीन काल में एक तरह की औद्योगिक क्रांति ला दी थी। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से सभ्यता के शुरुआती चरण में सिर्फ जीवित रहने का संघर्ष कर रहे थे, तब ये जनजातियां धातुओं को पहचानने और पिघलाने के जटिल विज्ञान में महारत हासिल कर चुकी थी। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। मतलब हम अक्सर मान लेते हैं कि तकनीक का विकास सिर्फ बड़े शहरों या जानी मानी नदी घाटियों की सभ्यताओं में ही हुआ होगा। तो आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल एकदम शुरुआत से। हमारे स्रोतों में पुरापाषाण काल का जिक्र है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय। पढ़ने में ये बस एक आंकड़ा लगता है, लेकिन ये मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, और उस समय के इंसान मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। वे प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर थे। पर स्रोतों में एक तथ्य पढ़कर मुझे बहुत हैरानी हुई। उसमें लिखा है कि इन शिकारियों को आग के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन वे उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब वे आग देखते थे पर इस्तेमाल नहीं करते थे। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन मानव विकास के नजरिए से देखें तो आग का सिर्फ ज्ञान होना और उसे नियंत्रित कर पाना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चरण हैं। ओहो, मतलब वे प्राकृतिक रूप से लगी आग को देखते होंगे पर उसे खुद जलाना नहीं आता होगा। एकदम सही। वो जानते थे कि आग गर्म है, शायद ये भी देखते थे कि जंगल की आग में जलने के बाद जानवरों का मांस आसानी से चबाया जा सकता है, लेकिन उस आग को खुद से पैदा करना, उसे एक जगह पर बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी जो उन्होंने तब तक नहीं लगाई थी। ये तो ऐसा हुआ कि आपके पास एक बहुत शक्तिशाली मशीन है, लेकिन आपको उसका स्विच ऑन करना नहीं आता। खैर, स्रोतों में आगे ये भी बताया गया है कि मई 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। हाँ, रांची सर्कल की वो महत्वपूर्ण खोज। बिल्कुल। उन्होंने रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम के इलाकों में लगभग 10,000 साल पुराने अवशेष खोज निकाले। मैं जानना चाहती हूँ कि मध्य पाषाण काल से नव पाषाण काल की तरफ बढ़ते हुए इन खोजों का असल महत्व क्या है? उस समय इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आ रहे थे? 2019 की वे खोजें इसलिए इतनी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमें उस बदलाव का सीधा सबूत देती हैं जब इंसान ने सिर्फ भागदौड़ कर शिकार करने के बजाय एक जगह टिकना शुरू किया। मध्य पाषाण काल में इंसान ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। जानवरों को सिर्फ भोजन न मानकर उन्हें एक संसाधन मानना, ये सच में एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव रहा होगा। बिल्कुल। और फिर जब नव पाषाण काल आया, जो 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है, तब असली क्रांति हुई। इंसान ने कृषि की शुरुआत की। क्योंकि जब आप खेती करते हैं तो आपको फसल के पकने का इंतजार करना पड़ता है। आप बंजारे नहीं रह सकते। सही कहा। आपको एक जगह घर बनाकर रहना पड़ता है। कुंभकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत भी यहीं से हुई। और शायद इसीलिए छोटा नागपुर क्षेत्र से 12 हस्त कुठार यानी हैंड एक्स भी मिले हैं,
जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये उस समय के स्विस आर्मी चाकू की तरह रहे होंगे। हाँ, एक ही औजार से शिकार का मांस काटना, जमीन से खाने वाली जड़ें खोदना या पेड़ों की छाल निकालना। लेकिन बारूडी नाम की जगह से जो साक्ष्य मिले हैं, जैसे पक्की मिट्टी के मटके, ये मुझे एक अलग ही स्तर का विकास लगता है। मिट्टी के बर्तन बनाना मतलब इंसान अब भविष्य की प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल। और पक्की मिट्टी के मटके बनाने का सीधा सा अर्थ ये है कि अब उनके पास अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज या पानी था जिसे वे कल के लिए बचाकर रखना चाहते थे। और मिट्टी को आग में पकाकर मजबूत बनाना ये साबित करता है कि आग अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। बहुत खूब। अब पत्थरों के औजारों और मिट्टी के मटकों से आगे बढ़ते हैं एक ऐसे रहस्य की ओर जो सच में किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है। हजारीबाग जिले का एक गांव है इसको की गुफाएं? हाँ, ये इतिहास का एक बहुत ही रहस्यमय अध्याय है। स्रोतों के अनुसार यहाँ एक आइस एज यानी हिम युग की गहरी भूमिगत गुफा मिली है। एक तो आइस एज की गुफा होना ही अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस गुफा की जो रॉक पेंटिंग्स हैं उनमें आम शिकार के चित्र तो हैं ही, लेकिन दीवारों पर नक्षत्र मंडल यानी तारों के समूह के चित्र भी उकेरे गए हैं, जो उस समय के खगोलीय ज्ञान को दर्शाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां अंतरिक्ष यान जैसी आकृतियां और अजीबोगरीब दिखने वाले अंतरिक्ष मानव के चित्र भी मौजूद हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल एंशिएंट एलियंस का आया। क्या सच में उन्होंने आसमान से कुछ ऐसा उतरते देखा था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और सच कहूं तो मानव मन हमेशा ऐसे रहस्यों की ओर आकर्षित होता है। लेकिन अगर हम इसका वैज्ञानिक और ऐतिहासिक विश्लेषण करें तो ये चित्रकारी प्राचीन मानव की असाधारण खगोलीय समझ यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की ओर इशारा करती है। मतलब वे लोग आसमान का गंभीरता से अध्ययन कर रहे थे। हाँ, उस समय के इंसान के लिए आसमान एक बहुत बड़ा कैलेंडर था। तारों की चाल देखकर वे मौसम का अंदाजा लगाते थे, ये तय करते थे कि बारिश कब होगी। रही बात उन अजीब आकृतियों की जिन्हें आज हम स्पेस सूट मान लेते हैं, तो वे अक्सर अनुष्ठानिक पोशाकें, मुखौटे या उनकी अपनी पौराणिक कथाओं के चरित्र हो सकते हैं। ये नजरिया वाकई बहुत तार्किक है। वे लोग एक तरह से प्राचीन खगोल शास्त्री थे जो पत्थरों पर अपना शोध लिख रहे थे। बिल्कुल, और ये साबित करता है कि वे सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे थे। इसके विपरीत अगर आप गढ़वा जिले के भवनाथपुर को देखें तो वहां शिकार के चित्र मिले हैं। हाँ, जिनमें हिरन और भैंसा जैसे जानवर दिखाए गए हैं। वो चित्र शायद उनके दैनिक जीवन की डॉक्यूमेंट्री की तरह काम करते होंगे। लेकिन अब मैं आसमान के तारों से निकलकर वापस जमीन की गहराइयों में जाना चाहती हूँ, क्योंकि असली जादू तो तब शुरू हुआ जब इन लोगों ने पत्थरों को छोड़कर धातुओं की तरफ कदम बढ़ाया। ताम्रपाषाण युग यानी चाल्कोलिथिक युग। बिल्कुल, जो लगभग 4000 से 1000 ईसा पूर्व के बीच था। इस समय इंसान ने पहली बार तांबे का इस्तेमाल किया, और स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि झारखंड में इस तांबे की संस्कृति का मुख्य केंद्र बिंदु सिंहभूम का इलाका था। सिंहभूम का वो क्षेत्र प्राचीन भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण औद्योगिक हब था, और यहाँ हमें फिर से असुर, बिरजिया और बिरहोर जनजातियों के कौशल को समझना होगा। देखिए, तांबे का इस्तेमाल करना कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप जंगल में टहल रहे हैं और आपको बना बनाया औजार मिल गया। मतलब इसके पीछे एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया रही होगी। एकदम सही। आपको पहले जमीन के अंदर से तांबे के अयस्क यानी ओर को पहचानना होता है, फिर उसे एक खास तापमान पर भट्टी में पिघलाना होता है, अशुद्धियां अलग करनी होती हैं, और तब जाकर उसे सांचे में ढालना होता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। मैं ये कल्पना करने की कोशिश कर रही हूं कि बिना किसी आधुनिक थर्मोमीटर या मशीन के वे लोग आग के तापमान को कैसे नियंत्रित करते होंगे। और इस बात की भव्यता का अंदाजा हजारीबाग के बहरगंडा इलाके से मिलता है। बहरागंडा की खदानें, हाँ, इतिहास में उनका बहुत बड़ा नाम है। वहां तांबे की 1 या 2 नहीं, बल्कि 49 खदानों के अवशेष मिले हैं। 49 खदानें, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था कि किसी एक परिवार ने अपने लिए तांबा निकाल लिया। ये तो एक बहुत बड़े पैमाने का संगठित औद्योगिक केंद्र लग रहा है। बिल्कुल, खदानों का इतना बड़ा नेटवर्क ये साबित करता है कि वे लोग बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे थे। इसे मास प्रोडक्शन कहा जा सकता है। खदानों के अंदर हवा के लिए वेंटिलेशन बनाना, खुदाई के औजार तैयार करना, ये सब एक उन्नत इंजीनियरिंग का हिस्सा था। इतनी सारी खदानें होने का मतलब है कि वहां एक प्रॉपर सप्लाई चेन होगी,
और इस तांबे का व्यापार भी होता होगा। हाँ, और ये तकनीकी सफर सिर्फ तांबे पर नहीं रुका। इसके बाद कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज का समय आया। तांबा एक मुलायम धातु है, लेकिन जब इन जनजातियों ने ये खोजा कि तांबे में थोड़ी सी मात्रा में टिन मिला देने से वो कांसा बन जाता है, तो ये एक और बड़ा तकनीकी धमाका था। छोटा नागपुर के असुर और बिरजिया जनजातियों को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभिक कर्ता माना जाता है, और इसी कांस्य युग से जुड़ा एक अवशेष मुझे बहुत आकर्षक लगा। आप लोहरदगा वाले कांसे के प्याले की बात कर रही हैं? बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक लोहरदगा से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का एक प्याला मिला है। अब तक हम कुल्हाड़ियों और खदानों की बात कर रहे थे जो जीवित रहने के लिए जरूरी थे, लेकिन कांसे का एक प्याला बनाना ये मुझे बताता है कि समाज अब सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं था। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। एक धातु का प्याला यह दर्शाता है कि समाज में अब कला, सौंदर्य शास्त्र और विलासिता ने भी जगह बनानी शुरू कर दी थी। जब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तभी इंसान प्याले या गहने जैसी चीजें बनाने पर समय लगाता है। ये प्याला इस बात का प्रतीक है कि झारखंड की ये जनजातियां एक स्थिर और समृद्ध जीवन शैली की ओर बढ़ चुकी थीं। लेकिन उनके इस तकनीकी सफर का सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी बाकी था, और वो था लौह युग यानी आयरन एज। लौह युग की तकनीक सच में उनके समय से सदियों आगे थी। हाँ, और यही वो मोड़ है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि असुर और बिरजिया जनजातियां उच्च कोटि का इस्पात यानी स्टील तैयार करती थीं, जिसमें जंग नहीं लगता था। ये कैसे संभव था? उस जमाने में उन्होंने जंग रोधी लोहा कैसे बना लिया? इस प्रक्रिया के पीछे का जो विज्ञान है वो आज भी आधुनिक धातु विज्ञानियों को हैरान करता है। असुर जनजाति के लोगों ने जो भट्टियां बनाई थीं, उनका डिजाइन बहुत ही विशिष्ट था। वे मिट्टी के पाइप का उपयोग करते थे, जिन्हें ट्यूअर्स कहा जाता है, और शायद पैरों से चलने वाली धौंकनी से लगातार हवा पंप करते थे। बिल्कुल। इससे भट्टी के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य था उनका इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला और स्थानीय जड़ी बूटियां, जो लोहे में कार्बन की एकदम सही मात्रा में लाती थीं। कमाल है, कार्बन का यही संतुलन उस लोहे को साधारण लोहे से बदलकर एक मजबूत, लचीले और जंगरोधी इस्पात में बदल देता था। हाँ, और वे ये सब बिना किसी आधुनिक रसायन विज्ञान की किताब पढ़े कर रहे थे। तो मतलब वे लोग जंगलों के बीच अपनी भट्टियों में बैठकर एक तरह का सुपर स्टील तैयार कर रहे थे। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल आ रहा है। पूछिए। चर्चा की शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि झारखंड का ये लोहा मेसोपोटामिया तक जाता था। हजारों साल पहले जब कोई सड़कें नहीं थीं, कोई ट्रेन या हवाई जहाज नहीं थे, तो झारखंड के इन घने जंगलों से निकला हुआ लोहा मिडिल ईस्ट के मेसोपोटामिया तक पहुंचता कैसे था? अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो हमें प्राचीन काल की ग्लोबल सप्लाई चेन को समझना होगा। ये लोहा जंगलों से निकलकर नदियों के रास्ते जैसे सुवर्ण रेखा या दामोदर नदी के जरिए पूर्वी तट के बंदरगाहों तक पहुंचता था, और फिर वहां से समुद्री रास्तों के जरिए वहां से समुद्री जहाजों में लादकर इसे अरब सागर के पार फारस की खाड़ी और फिर मेसोपोटामिया के शहरों तक ले जाया जाता था। और दमिश्क की उन विश्व प्रसिद्ध तलवारों की कहानी इसी लोहे से जुड़ी है। दमिश्क की तलवारें जो पूरी दुनिया में अपने तीखेपन और लचीलेपन के लिए मशहूर थीं। बिल्कुल। उस तलवार को मोड़कर ढाल के अंदर रखा जा सकता था और बाहर निकालते ही वो फिर से सीधी हो जाती थी। उस तलवार को बनाने के लिए जिस खास तरह के वुड स्टील का इस्तेमाल होता था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं जनजातीय खदानों से एक्सपोर्ट होता था। ये बात सच में दिमाग को हिला देने वाली है। हम अक्सर इतिहास की किताबों में मेसोपोटामिया, मिस्र या रोमन साम्राज्यों की भव्यता के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं बताया जाता कि उनकी उस ताकत के पीछे झारखंड के जंगलों में भट्टी धौंक रहे उन आदिवासियों का हाथ था। सही कहा, और यही कारण है कि हमें इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। ये उस आम और गलत धारणा को चकनाचूर कर देता है कि प्राचीन काल में जनजातीय क्षेत्र दुनिया से कटे हुए थे। इसके उलट वे तो उस समय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सबसे उन्नत सैन्य तकनीक के सबसे बड़े सप्लायर थे। बिल्कुल। जब पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि आदिवासियों का इतिहास केवल जंगलों में शिकार करने तक सीमित नहीं है, तो हमें उन्हें देखने का नजरिया बदलना होगा। उनका ये ज्ञान कोई तुक्का नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा एक परिष्कृत विज्ञान था। ये पूरी यात्रा सच में अविश्वसनीय रही है। अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को समेटने की कोशिश करें
तो हमारी कहानी शुरू हुई थी उन शिकारियों से जो आग के पास बैठकर भी उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। और वहां से हमने देखा कि कैसे इंसान ने एक जगह रुककर खेती शुरू की, मिट्टी के बर्तन बनाए। फिर हम इसको की उन रहस्यमयी गुफाओं में गए जहां प्राचीन इंसानों ने अपनी खगोलीय समझ से दीवारों पर सितारों और अंतरिक्ष के चित्रों केरे। वहां से हम बहरगंडा की 49 तांबे की खदानों में उतरे। और अंत में हमने उन असुर और बिर्जियर जनजातियों की भट्टियों की तपिश को महसूस किया जिनका बनाया लोहा पूरी दुनिया का सफर तय करके दमिश्क की तलवारों के रूप में इतिहास पर छा गया। तो इस सब का हमारे आज के समय में क्या मतलब है? श्रोताओं के लिए ये जानना क्यों जरूरी है? इसका सबसे बड़ा और सीधा मतलब ये है कि झारखंड की जो जनजातीय विरासत है उसे हम केवल लोकगीतों, नृत्यों या सांस्कृतिक परंपराओं तक सीमित करके नहीं देख सकते। ये एक अत्यंत समृद्ध वैज्ञानिक और तकनीकी विरासत है। बिल्कुल सही। इन स्रोतों से हमें यह सीखना चाहिए कि भारत के इन पठारों और जंगलों के बीच रहने वाले लोगों ने भी तकनीक के विकास में दुनिया का नेतृत्व किया है। उनकी यह वैज्ञानिक समझ आज भी आधुनिक विज्ञान द्वारा गहराई से शोध किए जाने का हकदार है। क्या बात है। और इसी के साथ इस शानदार सफर के अंत में हम सभी सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहते हैं। आज के इस दौर में हम सभी अपनी आधुनिक तकनीक, स्मार्टफोन और इंटरनेट पर बहुत गर्व करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतिहास के सबसे उन्नत दौर में जी रहे हैं। लेकिन जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए, झारखंड के इन घने जंगलों, गहरी घाटियों और पहाड़ों के नीचे आज भी ऐसे कितने अनगिनत रहस्य दबे होंगे जिन तक हमारी पहुंच ही नहीं हुई है। ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। अगर 10,000 साल पुरानी भूमिगत गुफाएं, तारों के चित्र और एक ही जगह पर तांबे की 49 खदानें हमें मिल सकती हैं, तो क्या पता आने वाले कल में कोई ऐसी खोज सामने आए जो दुनिया के सामने प्राचीन विज्ञान और मानव सभ्यता के इतिहास को एक बार फिर से लिखने पर मजबूर कर दे।